देखते हैं फंक्शन आते हैं आपको। नो सर। हाँ तो पहले फंक्शन कर लेते हैं, फिर पहले प्रोग्राम तभी समझ में आएंगे। हाँ तो देखो पहले तो जैसे अगर आपको स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ये गया इधर, और अब आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, है ना। और ये मैंने यहाँ से पाइथन स्टार्ट कर दी, पाइथन दिखाई दे रही है? नहीं अभी दिखाई दे रही है, अभी दिखाई दे रही है पाइथन? कोई नहीं बोलता आदित्य के अलावा। उज्जवल बताओ ना, पाइथन का स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है या नहीं? यस सर दे रहा है। देखो एक नॉर्मल प्रोग्राम अगर हमें बनाना नहीं, तो एक तो होगा इंटरेक्टिव मोड बाय डिफॉल्ट जो ओपन हुआ है, ये थ्री सिंबल जो आ रहे हैं यहाँ पर, इसे क्या बोलते हैं? पाइथन प्रॉम्प्ट। एक तो इंटरेक्टिव मोड जो बाय डिफॉल्ट ओपन हो गया, एक होता है स्टेट मोड। इसको फाइल में आते हैं, न्यू फाइल करते हैं, एक टेक्स्ट एडिटर है वहां प्रोग्राम लिख देते हैं, फिर उसको सेव कर देते हैं, फिर रन कराते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। तो यहाँ पर अगर कोई प्रोग्राम बनाना है, जैसे 2 नंबर को स्प्लिट करने का बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? a इक्वल्स टू 10, एक वेरिएबल a है, उसमें 10 वैल्यू असाइन करनी, b इक्वल्स टू मान लो 29, और एक लिखा c इक्वल्स टू a प्लस, तो b कोई वैल्यू सम होकर c में असाइन हो जाएगी। दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। वहां पर पहले लाइन में क्या हो रहा है? द वैल्यू 10 इज असाइन टू वेरिएबल a, वैल्यू 29 इज असाइन टू वेरिएबल b, और यहाँ पर क्या है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर का राइट हैंड साइड में a प्लस b है, तो पहले राइट हैंड साइड प्रॉब्लम होगी a प्लस b। a और b में जो वैल्यू है 10 और 20, उनका सम होगा 39 हो जाएगा, और 39 इज असाइन टू 3। इस तरह से ये 3 लाइन में हो गया। फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट सी, तो वो 39 को प्रिंट कर देगा। तो ये इंटरेक्टिव मोड है, एक एक आप तुरंत कमांड चलाकर देख सकते हैं, लेकिन इसमें प्रोग्राम सेव नहीं होता है। मान लो यही प्रोग्राम हमें स्क्रिप्ट मोड में बनाना होता है, न्यू में जाते हैं और लिखते हैं a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, c इक्वल्स टू a प्लस b, नाउ प्रिंट। इस फाइल को सेव कर दे, फाइल में गए, सेव किया, और इसका नाम दिया कोई भी एडिशन ऑफ 2 ऐसे करके दे दिया, और डॉट की बाई से इसको सेव कर दिया। अब इसको रन कराया, F5 बटन दबाया, रन में चले गए, यहाँ पे रन में गए, और रन मॉड्यूल F5 से रन हो जाता है। क्लिक किया, देखो आंसर आ गया 30। तो दोनों मॉड्यूल हमने प्रोग्राम देखा, एक नॉर्मल प्रोग्राम था जो 2 नंबर्स को ऐड कर रहा था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगी, तो ये तो नंबर 6 थे, अगर नंबर हमें चेंज करने पड़े तो हर बार प्रोग्राम बदलना पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये इनपुट वैल्यू है ए और बी की, वो रन टाइम पे आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इंट इनपुट एंटर मैसेज दे देंगे, एंटर फॉर अपनी मैसेज दे देंगे यहाँ पर। इनमें जो भी लिखते हैं वो एज इट इज स्क्रीन पे आ जाता है, और फिर इनपुट फंक्शन कोई वैल्यू लेता है हमसे लेखा कीबोर्ड पे रन टाइम पे, लेकिन वो वैल्यू किस तरह लेता है? स्ट्रिंग में लेता है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए इंट फंक्शन लगाया हुआ है बाहर, ठीक है। और इसी तरह से हम दूसरा नंबर भी यूजर से ले लेंगे, इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएंगी, ए में और बी में, और वो सी में, उन दोनों का प्लस हो जाएगा, फिर प्रिंट को सी कर देंगे। अब देखो इसको रन कराया F5 से, तो क्या आया? एंटर फर्स्ट नंबर, कर्सर बिलिंग कर रहा है, यानी रन टाइम पे हमसे पूछ रहा है कि आप कौन सा नंबर देना चाह रहे हैं। तो हमने 89 दे दिया, और फिर दे दिया हमने -10, 12 दे दिया, तो क्या आ जाएगा? 77 आ जाएगा, दोनों का सम करने के बाद। ये समझ में आया? तो अगर यूजर से इनपुट लेना है तो उसके लिए क्या फंक्शन है? इनपुट फंक्शन। और प्रिंट लेना है तो उसके लिए प्रिंट फंक्शन है। और इंट या फ्लोट फंक्शन क्यों यूज करते हैं? किसी स्ट्रिंग को इंट या फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए। ये दोनों प्रोग्राम समझ में आ गया आपको? चले जाते हैं क्या? माइक ऑन करके बताया करिए, समझ में आया कि नहीं आया? मयंक, समझ में आई ये बात? यस सर। और यस सर। ये स्क्रीन आप देख रहे हैं यहाँ पर, और एक ये है,
इसको बंद कर देते हैं थोड़ी, इसको क्यों बंद कर, तो ये आपका प्रोग्राम रन हो गया। अब हमने प्रोग्राम में क्या लिखा था स्क्रिप्ट मोड में, ए और बी और सी। अब मान लीजिए जब भी प्रोग्राम हम बना रहे हैं तो फंक्शंस का यूज क्या होता है, फंक्शन इज ए सब प्रोग्राम। तो फंक्शन की कोडिंग आप लिख देते हैं और फंक्शन के नाम से उसको कभी भी उस कोडिंग से एग्जीक्यूट करा सकते हैं केवल नाम लिखने से। तो देखो अब फंक्शन चैप्टर शुरू हो रहा है, 7वां चैप्टर था, 8वां एनसीईआरटी के रूप में लिया गया आपका स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग करते करते हमें जब प्रोग्राम करने की बारी आई तो वहां पर फंक्शन बनाने की कह रहे थे, इसलिए हम फंक्शन चैप्टर पे आ गए और ये आपका फंक्शन चैप्टर ओपन हो रहा है, दिखाई दे रहा है चैप्टर नंबर 7 फंक्शन। तो आर टार्जन ने कहा कि once you succeed in writing the program for complicated algorithms, they usually run extremely fast. The computer doesn't need to understand the algorithm. Its task is only to run the program. तो एल्गोरिथम क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप मेथड आपने लिखा आगे की समस्या को सॉल्व करने के लिए, तो उस मेथड को आपने कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग के थ्रू कंप्यूटर को बताया, तो कंप्यूटर उसको बहुत फास्ट कर देता है। तो कंप्यूटर को एल्गोरिथम नहीं समझ होती, केवल अपना कोड एग्जीक्यूट करना होता है। इस लाइन के साथ हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फंक्शन। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे फंक्शंस का इंट्रोडक्शन, उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी हम अपने फंक्शन कैसे बना सकते हैं, और किसी वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, और पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी भी क्या है, पाइथन बनाने वालों ने पहले से बहुत सारे फंक्शंस की कोडिंग हमारी हेल्प के लिए बहुत सारे फंक्शंस की कोडिंग करके एक लाइब्रेरी में स्टोर करके हमें दे दी है, और उस लाइब्रेरी को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे कि अगर अपने फंक्शन हम बनाना चाह रहे हैं तो कैसे बनाएंगे। आईने उनको दिखाने की जरूरत क्या थी, और वो बंदर है उन्हें बताने की जरूरत क्या थी। जब हमारा बिना फंक्शन की प्रोग्राम बन रहा था तो फिर फंक्शन को बनाने की जरूरत क्या थी, ये क्वेश्चन आएगा, फंक्शन क्यों बनाना। तो फंक्शन इसलिए बनाते हैं क्योंकि फंक्शन बनाने को एक तो आपका बड़ा प्रोग्राम छोटे छोटे सब मॉड्यूल में डिवाइड हो जाता है, यानी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में आप डिवाइड करके सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम आसान हो जाती है। तो मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड कराता है फंक्शन। दूसरी चीज, एक बार फंक्शन लिखिए अब बार बार उसकी कोडिंग को यूज करेंगे, तो कोड रीयूजेबिलिटी की भी जिसपे हमें बेनिफिट मिलता है। तो फंक्शन की सबसे बड़ी चीज क्या है, मॉड्यूलरिटी देता है आपके प्रोग्राम को, और ये आपके प्रोग्राम को फास्ट भी कर देता है, मॉड्यूलर होने की वजह से टीम में वर्क कर सकते हैं, और एक बार कोड लिखने के बाद फंक्शन की कोडिंग को कहीं भी यूज कर सकते हैं, जबकि प्रोग्राम आपको हर बार अलग लिखना पड़ेगा अगर प्रोग्राम आपने लिखा है तो शुरू करते हैं फंक्शंस एक एग्जाम्पल के थ्रू। टिल नाउ, अभी तक वी हैव रिटन सम प्रोग्राम एंड माइट हैव रियलाइज्ड दैट as the problem gets complex, the number of lines in the program increase, which makes the program look bulky and difficult to manage. अभी तक हमने देखा कि जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जब उसकी लाइन बढ़ने लगती है और प्रोग्राम बहुत बड़ा दिखता है, तो फिर ऐसे प्रोजेक्ट में भी जो आपका प्रोजेक्ट भी बनाना है, आपने प्रोजेक्ट देखे होंगे उसमें बहुत सारी लाइन एक साथ दिखती है, तो लगता है कैसे बनाया हुआ, क्या हो गया हुआ है ना। तो कंसिडर 7 स्टेप में एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं रोहन। तो देयर इज अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स टेंट्स एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट। एक ऐसी कंपनी है जो टेंट बनाती है। द शेप ऑफ द टेंट इज सिलेंड्रिकल, सब माउंटेड है कॉनिकल कैप। अब देखो यहाँ तक तो सिलेंडर है और ऊपर इसके कोन रख दिया है, तो इस तरह का टेंट बनेगा। ऊपर उसकी झोंपड़ी जो कोन रखा हुआ है, नीचे वो सिलेंड्रिकल होगी। द कंपनी परफॉर्मिंग टास्क टू फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टेंट। तो किसी टेंट बनने के बाद कितने का वो बिकेगा, इसको फिक्स करने के लिए कंपनी ने क्या किया, इतने काम किए। एक्सेप्ट यूजर रिक्वायरमेंट फॉर द टेंट एज, भाई यूजर से लेना पड़ेगा कितना बड़ा टेंट बनवाना है, कितनी ऊंचाई का बनवाना है, उसकी रेडियस कितनी होगी, उसकी स्लैंट हाइट कितनी, कौन आपने पढ़ा होगा स्लैंट हाइट आप जानते हैं, एल जो होती है उसकी जरूरत पड़ेगी उसमें। फिर कैलकुलेट द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड, कितना कैनवास कितना कपड़ा इसमें लग जाएगा इस सिलेंड्रिकल के लिए, और शंकु या कोन के लिए कितना कैनवास का कपड़ा लगेगा। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द कैनवास यूज्ड बाय मेकिंग द टेंट।
तो जितने रुपए मीटर वो आ रहा है उससे इसका मल्टीप्लाई करके कैनवास की कॉस्ट निकल आएगी। कैलकुलेट द नेट पेड अमाउंट बाय कस्टमर दैट इज इंक्लूडेड ऑफ 18% जीएसटी, और जितनी कॉस्ट आ रही है उसको 18% जीएसटी लगाना है। The company has created a computer program for quick and accurate calculation for the payment amount as shown in the 7.1। अब देखिए इसके लिए प्रोग्राम बनाया है, अभी फंक्शंस का यूज नहीं किया, डायरेक्ट बना रहे हैं। अब एक लाइन को समझिएगा, समझ में आ रहा होकर रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है कि एक कंपनी को टेंट बनाना है इस तरह का, इसका बेस जो है वो सिलेंड्रिकल होगा और इसके टॉप पर ये फॉर्म होगा, और उसके लिए इधर से हाइट लेनी है, रेडियस लेनी है, स्लैंट हाइट लेनी है, टोटल एरिया निकाल लेना है, फिर उसका जितने रुपए मीटर का कैनवास है उसका मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल लेनी है, और उसके बाद 18% जीएसटी और लगा देना। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, प्रोग्राम 7.1, प्रोग्राम टू कैलकुलेट द पेबल अमाउंट फॉर द टेंट। यहाँ हैश लगा हुआ है, हैश सिंबल लगा हुआ है, तो हैश से ये लाइन क्या होगी, कमेंट बन गई। कमेंट बनने के बाद उसका जो पाइथन का इंटरप्रेटर है उसको स्किप कर देता है, एग्जीक्यूट नहीं करता, तो ये 2-3 लाइन पे वो छोड़ देगा। ये लाइन किसके लिए है, अगर प्रोग्राम आप छोड़ देगा तो किसके लिए है बताइए? हमारे लिए है, प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए, ये बताने के लिए, हमको समझाने के लिए कि इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। क्योंकि कमेंट क्यों लगाई जाती है, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए। हालांकि पाइथन का इंटरप्रेटर में एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसमें लिखा हुआ है प्रोग्राम 7.1 है, इसलिए वो प्रोग्राम टू कैलकुलेट द पेबल अमाउंट फॉर द टेंट विदाउट फंक्शन, फंक्शन के बिना बना रहे हैं इस प्रोग्राम को। समझ में आ रहा है? यहाँ पर माइक ऑन करके भी इससे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। माइक ऑन कर लीजिए। अदिति, अर्पिता, मयंक, उज्जवल, अगर आपके बैकग्राउंड में शोर नहीं है तो आप माइक ऑन कर लीजिए। ऑन कर लो माइक, अर्पिता, अदिति, मयंक, उज्जवल, माइक ऑन करिए। हाँ बताइए। हाँ, तो ये समझ में आया यहाँ तक क्या कर रहे हैं इस प्रोग्राम में? बाकी लोग भी Yes, सुनने sir. को हाँ, चलिए। तो देखिए पहली लाइन होगी प्रिंट, एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट एंटर वैल्यूज ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द टेंट इन द मीटर। दो पार्ट में इसका सरफेस एरिया आएगा, एक तो नीचे वाले सिलेंडर का और एक से कौन वाले पार्ट का। तो सिलेंडर के लिए हमें दो चीज चाहिए, हाइट और रेडियस। तो हाइट इनपुट करा दी, एच नाम के वेरिएबल में लिखा फ्लोट इनपुट एंटर हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। तो ये मैसेज अगर प्रिंट होगा जो भी वैल्यू आएगी उसको फ्लोट में कन्वर्ट करके एच में असाइन कर देंगे, फिर उसकी रेडियस ले लेंगे, फिर उसकी ये जो स्लैंट हाइट थी एल भी ले लेंगे कैनोनिकल पार्ट की। अब तीनों पैरामीटर उन्होंने ले लिए। तो सबसे पहले ये देने के लिखा है कैनवास सरफेस एरिया पीएसए ऑफ कैनोनिकल पार्ट। कैनोनिकल पार्ट के लिए होता है पाई आर एल, सरफेस एरिया क्या होता है कैन का पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू लिखी 3.14 आर और एल। फिर सिलेंड्रिकल पार्ट का सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 3.14 आर इंटू एच। दोनों एरिया निकले, दोनों एरिया निकलने के बाद मेरे को हमें केवल 1 2 3 4 5 लाइन को यहाँ पर लिखना है, बाकी जो कमेंट लगे हुए हैं लगा के तो समझाने के लिए। उसके बाद उन्होंने लिखा यदि कमेंट है कैलकुलेट द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। तो टेंट के लिए एरिया क्या होगा, कैनवास एरिया होगा टोटल, जो कि कैनोनिकल एरिया और सिलेंडर एरिया दोनों जोड़ के आएगा। तो ये दोनों को जोड़ के यहाँ पर आ गया ये, ठीक है। अब यूनिट प्राइस, अब मान लो 1 यूनिट प्राइस मतलब कैनवास का 1 मीटर कपड़ा कितने का आएगा, एंटर द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास, फिर टोटल कॉस्ट क्या है यूनिट प्राइस इनटू कैनवास एरिया। तो टोटल कॉस्ट आ गया अपने एक वेरिएबल में, उसके बाद जीएसटी लगानी, तो टैक्स बराबर 0.18 इंटू टोटल कॉस्ट, वो टैक्स आ गया। और नेट प्राइस में टोटल कॉस्ट में टैक्स जोड़ के नेट पेबल प्राइस आ गया। इतने काम करे हमने, है ना। सो अनेबल अप्रोच फॉर सॉल्व, ये समझ में आया यहाँ तक बताइए? Yes, sir. तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाई था, उसको लगे कि टफ चीज नहीं है। यहाँ पे लिखा इन फाइल, और सबसे पहले हमने क्या लिया बताओ, हम केवल जरूरी लाइन लिखते हैं, हम वो नहीं लिख रहे अभी, कमेंट नहीं लिख रहे। तो सबसे पहले क्या लिया एच, एच में हमने लिख दिया फ्लोट इंटर
हो गया हमारा फ्लोट के बाद क्या रह गया, एंटर हाइट लिख दिया, फिर क्या लिखेंगे, एच के बाद आर इनपुट रेडियस चलेंगे, एल एल को क्या लिखते हैं, फ्लोट लेंथ हाइट, पी आर एल एच आर एल तीन आ गए, अंक दिए हैं, तीनों वेरिएबल आ गए, तो सी एस से है, सी एस क्या होगा, सरफेस एरिया, इधर लिखो सरफेस एरिया लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे कौन क्या आएगा बताओ, आई आर एल 3.14 इंटू आई हो गया, आर कितना, आर इंटू एल दिया गया, ऐसी छूट रही है, एक ब्रैकेट यहाँ नहीं लगा है, एफ ए सिलेंडर 2 into 3.14 इंटू आर इंटू एच, दोनों का आ गया, टोटल एस ए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एस ए कौन प्लस एस ए सिलेंडर, ठीक है। आपके लिए हमें यूनिट प्राइस, 1 मीटर का कैनवास का प्राइस चाहिए, तो यूनिट प्राइस कैसे निकालेंगे, फ्लोट फ्लोट एंटर यूनिट प्राइस ऑफ कैनवास, अब कॉस्ट कैसे आएगी, कॉस्ट इक्वल्स टू यूनिट टू टोटल, टोटल ऐसे आपको ये कह रहे हैं कि टैक्स करना है उस पे, तो टैक्स कैलकुलेट होगा, तो टैक्स इक्वल्स टू 0.18 इंटू कॉस्ट, अब टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस टैक्स, और हम ऐसे दे देंगे प्राइस नहीं इंट, तो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू प्रोग्राम हो गया, इतना काम बता रहे हो। अब इतने इस काम में भी क्या हुआ, पहले इस काम में हमने तीनों वेरिएबल इंक्लूड करा लिए, फिर एक दूसरे में कौन का सर्विस एरिया निकाल लिया, सिलेंडर का सर्विस एरिया निकाल लिया, फिर टोटल सर्विस एरिया निकाल लिया, यहाँ पे टोटल सर्विस एरिया आ गया। अब टोटल सर्विस एरिया में हमने फिर यूनिट प्राइस निकाला, 1 मीटर इन कैनवास का कपड़ा कितने का आएगा, फिर एक यूनिट प्राइस को टोटल सर्विस एरिया फिर मल्टीप्लाई कर दिया, इतना खर्चा आएगा, लेकिन उस कॉस्ट पर भी वो कह रहे हैं कि 18% जीएसटी लगानी है, तो पहले टैक्स निकाल लिया, कॉस्ट को टैक्स में जोड़ दिया, इस तरह से टोटल कॉस्ट हमारी आ गई, समझ में आया। Yes, sir. देखो एंटर कर हाइट, तो मैंने दे दिया 15 हाइट दे दी, 15 हाइट एंटर, दिखाई दे रहा है आपको, फिर रेडियस दे दी, मान लो 10 दे दी, फिर हाइट कुछ इन्होंने 10 12 17 दे दी, यूनिट प्राइस दे दिया 20 रुपए मीटर, तो टोटल टैक्स आ जाएगी आपकी 34,828 रुपए टैक्स लगा दी, इस तरह का ये प्रोग्राम बन गया। तो यहाँ पर बता रहे थे बुक में कि ये जो आपने काम किया है, इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं,
Another approach to solve the problem is to divide the program into different blocks of the code. तो इसमें क्योंकि हमें 3 काम करने थे लेकिन अब एक ही प्रोग्राम में कर दिए, अब इस बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे ब्लॉक में बांट दिया। तो पहले में क्या करेंगे, सिलेंडर का एरिया निकालना, दूसरे में कौन का सरफेस एरिया निकालना, तीसरे में टैक्स कैलकुलेट करना। तो अब ये काम कैसे कर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए कंप्यूटर प्रोग्राम into separate independent block of code or separate sub columns with different names and specific functionalities is known as modular programming। तो छोटे छोटे मॉड्यूल में बांट जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। In this chapter we will learn about the benefits of this approach and the function is the way to implement the modularity। In programming, the use of function is one of the means to achieve modularity and reusability। The function can be defined as a named group of instructions that accomplish a specific task when it is invoked। जब भी इसको कॉल किया जाएगा तो इसकी कोडिंग केवल फंक्शन के नाम से ही एग्जीक्यूट हो जाएगी। Once defined, a function can be called repeatedly from different places of a program without writing all the code of that function every time। एक बार आप फंक्शन लिखेंगे और केवल उसके नाम से उस पूरी कोडिंग को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम इनसाइड अनदर फंक्शन, किसी दूसरे फंक्शन के अंदर से भी किसी बने हुए फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और बाय सिंपली राइटिंग द नेम ऑफ द फंक्शन एंड पासिंग द रिक्वायर्ड पैरामीटर इफ एनी, द प्रोग्रामर कैन डिफाइन एज मेनी फंक्शंस एंड डिजायर्ड व्हाइल राइटिंग द कोड। अब इसी प्रोग्राम को जो हमने बिना फंक्शन के बनाया है, दूसरे पार्ट में प्रोग्राम 7.2 में उस फंक्शन का यूज करके बना रहे हैं। तो प्रोग्राम 7.2 क्या है, program to calculate the payable amount for the tenant using user defined function। तो देखो क्या किया है इन्होंने, ये तो है सही, ये तो कमेंट है। यहाँ से एक पहला फंक्शन डिफाइन किया, तो फंक्शन जो डिफाइन करते हैं डेफ कीवर्ड लगाते हैं, डीएफ एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो इसका देखो जनरल फॉर्म क्या है, पहले डेफ कीवर्ड लिखेंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे, फिर ओपन ब्रैकेट आएंगे और ओपन ब्रैकेट के अंदर अगर कोई पैरामीटर है उसको पैरामीटर भी बोलते हैं, उसको वेरिएबल भी बोलते हैं, कोई वेरिएबल है तो वो यहाँ पर पास कर देंगे, उसके बाद सेमीकोलन आएगा। तो आप जनरल फॉर्म समझ रहे हो, डिफाइन कीवर्ड, फंक्शन का नाम, ये नाम हम देंगे, सिलेंडर का जो भी नाम आपको देना वो नाम देंगे, फिर वेरिएबल के नाम देंगे, फिर थोड़ा सा यहाँ पे इंडेंटेशन देकर फिर इसकी कोडिंग लिखेंगे। तो यहाँ पर फंक्शन की जो बॉडी है वो 2 लाइन की है, उसमें क्या कर रहे हैं, एच और आर 2 पैरामीटर पास कर दिए, एरिया सिलेंडर 2.32 पाई आर एच लिख दिया और रिटर्न कर दिया इसको। यानी जहां भी ये फंक्शन का नाम लिखा होगा वहां पर ये एरिया सीएल की जो वैल्यू है वेरिएबल की, वहां पर वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो ये एक फंक्शन बना दिया सिलेंडर, दूसरा फंक्शन कौन का बना दिया, डिफाइन कौन एल आर और उसका पैरामीटर रिटर्न कर दिया। तीसरा क्या बनाया, डिफाइन पोस्ट टैक्स प्राइस, तो यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट कर दिया और रिटर्न नेट प्राइस कर दिया। तो ये 3 फंक्शन बना दिए हमने यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद मेन प्रोग्राम लिखा। तो मेन प्रोग्राम में क्या किया, एच ले लिया, आर इनपुट करा लिया और एच और आर इनपुट करा के क्या कर लिया, सिलेंडर का कैलकुलेट कर लिया पहले। और वो कैसे किया, सिलेंडर का सरफेस एरिया कैलकुलेट, एक वेरिएबल दिया सीएस सिलेंडर और उसमें इधर फंक्शन का नाम लिख दिया, सीआई वैल्यू फंक्शन का नाम था। जैसे ही नाम लिखा तो फंक्शन कॉल हो जाएगा, उधर जाएगा कर्सर यहाँ जाएगा, यहाँ ये डिफाइन है, उसको कैलकुलेट करेगा, रिटर्न क्या करेगा, एरिया कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से एल को दिया और यहाँ पे कौन वाला फंक्शन कॉल कर लिया, वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और जब दोनों में वेरिएबल आ गए उसको ऐड कर लिया और ऐड करने के बाद उसको प्रिंट करा दिया। फिर यूनिट प्राइस इनपुट कर लिया और टोटल प्राइस उसका निकाल लिया यूनिट प्राइस इनपुट करके, और फिर उसके बाद टैक्स कैलकुलेट करने के लिए पोस्ट टैक्स प्राइस फंक्शन कॉल कर लिया। तो समझ में आ रहा है कुछ, पहली बार आप फंक्शंस देख रहे हैं। ये जो फंक्शन हमने नॉर्मल वे में बनाया था ये भी आसान लग रहा होगा आपको, तो फंक्शन से बनाने पर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, क्योंकि छोटे प्रोग्राम में ऐसा लगता है कि फंक्शन का यूज करके प्रोग्राम बड़ा हो गया है, लेकिन बड़े बड़े प्रोग्राम में होते हैं वहां पर फंक्शंस का यूज करने से प्रोग्राम बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक इसी प्रोग्राम को हम कैसे बनाएंगे, फंक्शन से बनाएंगे। ठीक है, रेडी है आप,
इसी प्रोग्राम को फंक्शन से बनाएंगे तो क्या होगा, पहले हमें फंक्शन डिफाइन करने पड़ेंगे। फाइल न्यू, तो पहला फंक्शन डिफाइन करेंगे, डिफाइन कीवर्ड, डिफाइन और कलर चेंज होगा, कीवर्ड है वो एरिया अंडरस्कोर, एरिया में क्या चाहिए, एच चाहिए और आर चाहिए, जो वेरिएबल ले लिए कॉलन लगा दिया, और यहाँ पे लिखा है एक वेरिएबल, वेरिएबल ले लिया एरिया CYL, और क्या होगा बताओ, एरिया नहीं सरफेस एरिया है ना, लिख देते हैं ऐसे, सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई RX है ना, 2 पाई H, इतना कैलकुलेट हो जाएगा, फिर रिटर्न किसको करना है, रिटर्न इसको रिटर्न कर देंगे, एक फंक्शन हो गया। अब दूसरा फंक्शन डिफाइन ऐसे कौन, इसको चाहिए आर एल, ये एफ ए कौन इक्वल्स टू पाई 3.14 पाई आर इंटू एल, और रिटर्न 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 क्या करना पड़ेगा, एफ ए अंडरस्कोर कौन, क्या होगा, सिलेंडर कौन, और एक होगा टेक्स्ट वेरिएबल। तो फंक्शन बनने के बाद मान लो हमने इस प्रोग्राम में लिखा था अभी, ये तो हमें वहां भी करवाने पड़ेंगे पाई आर एल, तो इस कोड को वहां से कॉपी करके इधर ले आते हैं सामने। तो अब पहले कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, मान लो ये लिया एस इक्वल्स टू, इसमें हम करते हैं FACYL, और यहाँ पे देते हैं H, R। इस वाले स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा, ये हमने नया वेरिएबल बनाया है SYL, पहले ये क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर है तो राइट हैंड साइड इसकी इंक्लूड होगी, तो राइट हैंड साइड में क्या है, फंक्शन का नाम है SACYL H और R, H यहाँ पे ले लेंगे, यानी जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा पाइथन का इंटरप्रेटर, यहाँ पे डिफाइन देखेगा इसको छोड़ देगा, ये तो फंक्शन डिफाइन हो रहा है, फिर यहाँ पे डिफाइन देगा इसको भी छोड़ देगा, तो पहले लाइन इसको पढ़ेगा पाइथन का इंटरप्रेटर। तो पहले हाइट की वैल्यू यूजर से इनपुट करा लेगा, फिर रेडियस की इनपुट करा लेगा, फिर स्लैंट हाइट, भाई यार HRL तीनों आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे जब इस लाइन पे आएगा तो पहले इस फंक्शन को कैलकुलेट करेगा, H और R जो हमने दिए हैं रन टाइम पे, वो उन वैल्यूज को लेके फिर यहाँ पे आएगा इस वाली कोडिंग पे, और इस HR की वैल्यू को इस HR में कॉपी कर देगा, कॉपी करने के बाद फिर HR में 3.14 का मल्टीप्लाई करके 2 का मल्टीप्लाई ऐसे CYL में वो वैल्यू आ जाएगी एरिया की, और उसको रिटर्न करेगा, ऐसे CYL की रिटर्न लेके आएगा, ऐसे CIL की वैल्यू SCIL में कॉपी हो जाएगी, यानी हमारे सरफेस एरिया उस वाले एरिया में आ जाएगा SCIL में। इसी तरह से S अंडरस्कोर कौन, SA अंडरस्कोर कौन R, L, इसी तरह से इसका एरिया करके हम यहाँ पे आ जाएगा। फिर टोटल ऐसे हम निकाल लेंगे, टोटल ऐसे कितना होगा, टोटल ऐसे होगा S अंडरस्कोर CYL प्लस S अंडरस्कोर CON, ये एरिया आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट प्राइस लेना पड़ेगा, वो उसमें लिया था हमने, तो वही वाली लाइन यहाँ लिख देंगे, यूनिट प्राइस ले लिया, और मान हम 2 फंक्शन लगाते हैं यहाँ पर, इतने लेते हैं, 4 जरूर थोड़ी 3 ही बनाए बुक की तरह, तो 2 फंक्शन ले लेते हैं, और बाकी को हम यहाँ से टोटल ऐसे यूनिट प्राइस, ठीक है,
कॉपी किया, इसको मिनिमाइज कर दिया, इसको ऑन कर लिया और इसके बाद हमने लिखा ऐसे, और तो ये यूनिट पैस यहाँ से आ जाएगा, तो ये प्रोग्राम भी आपका रन हो जाएगा। आप ये रन कर देगा सरफेस फंक्शन, फंक्शन का यूज करके सरफेस कैसे निकालें। एंटर हाइट, हाइट देखिए हमने 15, बेस देगी 10, ये देगी 17। तो यहाँ पे एरर आई है, क्या एरर आई है, टोटल ऐसे अनसपोर्टेड ऑपरेटर फ्लोट एंड फंक्शन। कौन सी लाइन में, लाइन नंबर 16 पे कुछ गलती है, तो लाइन नंबर 16 का हम देखो फंक्शन का नाम क्या था, ये एस ए कौन रिटर्न किया है इन्होंने, है ना, और यहाँ पर हमने लिख दिया है कौन में एस ए कौन, सही है, एस ए आएगा F5 10 17, अभी भी गलती है, तो टोटल एस इक्वल टू एस साइकिल, एस से कौन, इसमें गलती आ रही है, एस साइकिल नहीं, एस कौन नहीं आएगा, तो आपने गलती करी है, एस सी वाई एल एस सी ओ एल, ठीक है, सही है, फिर एस ए कौन, ठीक है, एस ए कौन आर एल एस ए सी वाई एल एच आर, यही सही है, जल्दी करना आ रही है। फ्लोट 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 फ्लोट, एक बार फिर गड़बड़ा के देखते हैं क्या एरर थी वहां पर, टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फ्लोट एंड फंक्शन। अच्छा, फ्लोट एंड फंक्शन, कुछ तो नाम में गलती हो रही है, बताओ कहाँ गलती हो रही है, आपको कौन आ रहा है, टोटल ऐसे कहीं पर नहीं है, एक्स अंडरस्कोर सी वाई एल प्लस एस अंडरस्कोर सी ओ एन, ये तो है 15 10 17 की टोटल सरफेस लाइन 16, इसी लाइन में दिक्कत हो, टोटल ऐसे, टोटल ऐसे नहीं क्या दिक्कत होगी, टाइप एरर अनसपोर्टेड ऑपरेंड, ऑपरेंड टाइप और प्लस फ्लोट और फंक्शन, एक फंक्शन बन गया उसमें, कैसे फंक्शन बन गया भाई, ऐसे सी वाई एल एच आर, ऐसे कौन आर एल, क्या आवाज नहीं आ रही है।
सर आपका माइक म्यूट है। कौन नहीं कर रहा है? चलो अब आई आवाज? यस सर। हाँ सर अब आ रही है। मुझे पता ही नहीं किसी ने माइक म्यूट कर रखा है। चलिए, तो ये समझ में आया कैसे किया? यहाँ पर मान लीजिए आपने ले लिया एरिया इक्वल्स टू कंट्रोल सी प्लस यूनिट प्राइस इनटू एरिया हो जाएगा और F5 कर देंगे। इस यहाँ पर दिक्कत आती है। ये इसका नाम बदलते हैं। चलो, हो सकता है नाम मैंने कोई वो ले लिया हो। ये था पहला आपका सिलेंडर, तो CYL कर देते हैं इसको और इसको ऑन कर देते हैं। CYL और ये ऑन। 12 अभी भी दिक्कत आ रही। अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप प्लस एक फ्लोट है, एक फंक्शन है, कभी जरा भाई दोनों हमारे कुछ तो गलती हो रही है। देखो उन्होंने भी यही किया है, कैमरा को एरिया। चलिए यहाँ पर करते हैं, इसमें कुछ कुछ तो मिस्टेक आ रही है, लेकिन आप ये समझिए कंसेप्ट क्या है इसका। यहाँ पर ये बनाओ, यस सर। ये हमने यहाँ पहले 3 वैल्यू इनपुट करा ली। जब ये वाला फंक्शंस वाला कॉल होगा तो यहाँ फंक्शन का कॉल होगा, एक फंक्शन पे क्या कॉल हो रहा है ऐसे CIL, वीडियो ऊपर बना हुआ था ऐसे CIL, और फिर हो रहा है ऐसे कॉन। तो जब इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो जैसे डिफाइन कीवर्ड देगा आइटम का इंटरप्रेटर, तो इस कोडिंग को छोड़ देगा, इस फंक्शन की डेफिनेशन है उसको छोड़ देगा, फिर दूसरा डिफाइन आ जाएगा इसको भी छोड़ देगा। तो पहली लाइन जो पढ़ेगा वो ये होगी x इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर हाइट, आएगा इनपुट हो जाएगी और x में वैल्यू स्टोर हो जाएगी, फिर r में उसकी रेडियस स्टोर हो जाएगी, l में उसकी स्लेंथ हाइट स्टोर हो जाएगी। फिर हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यहाँ एक वेरिएबल है CYL ऐसे CYL x, r, तो ऐसे CYL से इसकी जो हाइट आई है और आई है वो यहाँ से पास होकर यहाँ पे चली जाएंगी चौराहा। फिर इस वेरिएबल में इसका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा और रिटर्न होकर CYL में आ जाएगा, फिर दूसरा फोन में आ जाएगा। इन दोनों का टोटल करके हम एंटरप्राइज से मल्टीप्लाई कर देंगे उसी तरह से। तो अब जहां भी हमें इन दोनों का एरिया चाहिए, सिलेंडर का और कौन का, तो केवल इसके नाम लिख के 2 पैरामीटर पास करने हैं, वहीं पर वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसके फंक्शन है, बेनिफिट है फंक्शन यूज करने की। मिनट बैठे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो क्या होगा इससे यहाँ पर आपको लग सकता है कि छोटा प्रोग्राम है तो फंक्शन यूज करके प्रोग्राम बड़ा हो रहा होगा, लेकिन जब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं तो बहुत छोटा कर देता है फंक्शन, और मॉड्यूलरिटी होने से आसान भी हो जाता है समझना उसको। सपोज in for the company decide to design another type of paint whose base is rectangular while upper paint remains the same। और उसमें ऐसा होता है कि इस पेंट में रेक्टेंगुलर एरिया होगा किसी कंपनी। In such scenario, some part of the existing paint can be reused। यानी
इस प्रोग्राम के बाकी दो फंक्शंस यानी कौन का एरिया निकालने का और सिलेंडर का एरिया निकालने के फंक्शन लूज हो जाएंगे. So the company develops other products or provides services where 80% tax rate is to be applied. अगर कहीं पे दूसरे प्रोग्राम में भी कहीं पे 18% जीएसटी जोड़ना है तो भी डायरेक्टली हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. तो उससे क्या फायदा हुआ, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर छोटे छोटे फंक्शंस बना के करेंगे तो. फिर उसके बाद उसका रिड्यूस हो जाएगा, कोड छोटा हो जाएगा, रीयूजेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी और वर्क कैन बी इजीली डिवाइडेड अमंग टीम मेंबर्स एंड कंप्लीटेड इन पैरेलल. तो यूजर डिफाइंड फंक्शन अब हम शुरू कर रहे हैं. यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? तो टेकिंग एडवांटेज ऑफ रीयूजेबिलिटी फीचर ऑफ फंक्शंस, there is a large number of functions already available in Python in the standard library. We can directly call these functions in our program without defining them. तो वो पहले से ही डिफाइन है, पहले से ही कोडिंग लिखी हुई है, तो केवल हम उसका नाम लिखकर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. However, in addition to the standard library functions, we can define our own functions while writing program. Such functions are called user-defined function. जो फंक्शन हम बनाएंगे उनको क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन. Thus a function designed to achieve some task as per the program's requirement is called user-defined function. तो देखो क्या है जनरल फॉर्म, डिफाइन नाम का पहले कीवर्ड लगता है, इस फंक्शन का नाम जो एंगल ब्रैकेट में लिखा हुआ वो हम देते हैं. तो डिफाइन कीवर्ड सिर्फ हम आएगा, फंक्शन का नाम हम देंगे, पैरामीटर की लिस्ट हम देंगे. अब ये कैपिटल ब्रैकेट में जो लिखा जाता है इसका मेरा ऑप्शनल है. आप एक पैरामीटर हो सकता है, कोई भी पैरामीटर ना दें, एक दे दें, दो दे दें, तीन दे दें, कोमा लगा के कितने भी पैरामीटर यहाँ दे सकते हैं. उसके बाद कॉलम लगता है, उसके बाद इंडेंटेशन के बाद थोड़ी सी स्पेस देने के बाद क्या था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. यहाँ कितनी भी लाइन आ सकती है जिनको हम क्या कर सकते हैं, बॉडी ऑफ द फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन बॉडी. और लास्ट में एक ऑप्शन, ये भी ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप रिटर्न करें. वैल्यू रिटर्न करने के लिए भी आप कमांड लिख सकते हैं और नहीं लिखना चाहते तो इसको छोड़ सकते हैं. तो Python employs capital brackets are called parameters. यहाँ पर जो पैरामीटर वाली वेरिएबल्स को पैरामीटर बोलते हैं, उनको पैरामीटर बोलते हैं. एंड दे आर ऑप्शनल, जरूरी नहीं है कि आप पैरामीटर पास करें. इनसे फंक्शन मे और मे नॉट है पैरामीटर, ऑल्सो फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न ए वैल्यू. वैल्यू रिटर्न करना भी जरूरी नहीं है फंक्शन के लिए और पैरामीटर होना भी जरूरी नहीं है. हालांकि हम चाहते हैं रिटर्न भी कर सकते हैं और पैरामीटर भी दे सकते हैं. फंक्शन हेडर ऑलवेज एंड्स विद अ कॉलन. फंक्शन का हेडर कॉलन के साथ एंड होता है. फंक्शन शुड नेम शुड बी यूनिक. एक फंक्शन अगर पहले उसी नाम से बना हुआ है तो दूसरा नहीं बना सकते, यूनिक नाम होना चाहिए फंक्शन का. द स्टेटमेंट आउटसाइड द फंक्शन इंडेंटेशन आर नॉट कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द फंक्शन. तो इंडेंटेशन से आउट कर दिया आपने तो वो फंक्शन की बॉडी में नहीं माना जाएगा. देखिए छोटा फंक्शन बना रहे हैं, राइट ए यूजर डिफाइंड फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम. क्लास टीचर कौन? टीचर का एब्सेंट है ना, पता मुझे बुलाया था, मेरी याद पड़ गई था. एंट्री तो क्लास टीचर भी करेंगे ना पहले. पहले उनको क्लास टीचर ही करेंगे. हाँ सर आप उनकी पीसी को चेक कर लीजिए. हाँ वो कर दूंगा क्लास के बाद. तो मैं जो है आपसे बाद में ले लूंगी, नहीं तो मंडे को ले लूंगी. क्लास टीचर दोनों नहीं आए क्योंकि मेरी भी क्लास है ना, मैं बाद में क्लास. तो यहाँ पर एक फंक्शन बना हुआ है, फंक्शंस का यूज करके दो नंबर को ऐड करना है. तो अभी मैंने बताया कि कैसे दो नंबर को ऐड कर रहे हैं. देखो बस इसी के साथ लास्ट थिंग बता रहा हूँ आपको, तो क्लास का एंड करेंगे. हमें दो नंबर का एडिशन करना है. तो दो नंबर का ऐड करने का प्रोग्राम मैंने लिखा था, देखो रिसेंट फाइल्स में कौन सी लिखी थी, ऐड टू नंबर. ये दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम है, अभी कराना. फर्स्ट नंबर 45 11 55 आंसर आ गया. ठीक है, तो ये नॉर्मल बिना फंक्शंस के मैंने बनाया है. अब इसी प्रोग्राम को फंक्शन से बनाना है. तो कैसे बनाएंगे, न्यू फाइल, एक फंक्शन का नाम लिखा, डिफाइन कीवर्ड लगाएंगे, पहले डिफाइन एक्स कोमा वाई. तो एक्स और वाई क्या हो गए, पैरामीटर हो गई. कॉलम लगा दिया, बॉडी में हमने लिखा जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई और रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न. ये फंक्शन की बॉडी हो गई, दो लाइन की, जेड एक्स प्लस वाई रिटर्न जेड. अब हमें क्या चाहिए, दो नंबर हमें इनपुट बनाने हैं. तो ए इक्वल टू इंट एंटर ए नंबर
जैसे एंटर अगर नंबर ए और बी हो गए। अब मान लो मैं सी में लिखता हूँ, सी में कॉल कर रहा हूँ फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है, एड ए कोमा बी। तो ए में जो वैल्यू आएगी, सबसे पहले जब फंक्शन फंक्शन को कॉल करेंगे हम तो क्या होगा, इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू। तो यहाँ पर प्रोग्राम आपका पूरा हो गया। सबसे पहले जब डिफाइन की वैल्यू देगा पाइथन का इंटरप्रेटर, तो पूरी कोडिंग को छोड़ देगा फंक्शन की बॉडी। तो पहले लाइन करेगा ए इन इनपुट ए नंबर, इससे क्या होगा, एंटर नंबर का मैसेज आ जाएगा और जो वैल्यू एंटर करेंगे इंटीजर में कन्वर्ट होकर ए में असाइन हो जाएगी, फिर दूसरी वैल्यू बी में असाइन हो जाएगी। फिर इस लाइन पे जब आएगा सी इक्वल टू एड ए बी, यहाँ पर एड ए बी, तो ओपन पैरेंथेसिस भी लगेगा, उससे पता चलता है फंक्शन है, एड ए बी फंक्शन कॉल हो रहा है और ए और बी की वैल्यू हमने अभी दी है, मान लो 4 और 5 दी है, तो 4 और 5 वैल्यू लेके वो इसकी कोडिंग पे यहाँ पे आएगा डेफिनेशन पे। तो ए को एक्स में कॉपी कर देगा और बी को वाई में कॉपी कर देगा, फिर उन दोनों की एक्स और वाई में जो कॉपी इंडियन वैल्यू को जोड़ के जेड कर देगा, जेड रिटर्न आ रहा है, जेड रिटर्न होकर किसमें वैल्यू आएगी, सी में। सी में क्या होगा, दो जो ए और बी गई थी उनका सम होगा और सम यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया? Enter number 6, figure number 9, here addition of two number। तो ये फंक्शन से बन गया, ये बिना फंक्शन के बन गया। अब इसका फायदा क्या होगा, हमें कहीं पर भी हमें दो नंबर को ऐड करना है, तो सीधे हम क्या लिखेंगे, ऐड फंक्शन यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे सी की जगह मैं लिख दूं ऐड 6,7, एक तो फंक्शन हो ही रहा है, यहाँ कॉल होकर आ गया। इस लाइन में क्या हुआ, एडिशन ऑफ टू नंबर सी को ऊपर से प्रिंट कर देगा जैसे हमने दिया है, और एड 6 7 क्या हुआ, 13 भी प्रिंट कर देगा उसके बाद। समझ आ रहा? देख के लिखा जाएगा, तो हमने लिखा इंटर नंबर 7 9, देखो क्या होगा 13, देखो 13 का स्टाइल क्या है, एड 6 7 से। तो जितनी बार हम ऐड लिखना चाहते हैं इसकी कोडिंग तो 6 होगी ना, उतनी बार हम इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलो इसकी प्रैक्टिस करना फंक्शंस पे प्रोग्राम बनाने की, और अगली क्लास में इसको खत्म कर देंगे, फंक्शन पे स्क्रीन पर आ जाएंगे दोबारा से। स्टॉप रिकॉर्डिंग, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, उसको प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, इनके बाद में फंक्शन